अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने देश में करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाने का बीड़ा उठाया है। 25 जुलाई से ये अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर अनशन पर बैठने वाले हैं, लेकिन इन पर कई तरह के इल्जाम लगे हैं। इन्हें कई बातों की सफाई देनी है। प्लीज वेलकम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करने वाले अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों, आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा, तो इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सफर शुरू हो, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू करें। और इससे पहले अरविंद जी, आप पर पहला इल्जाम लगे, एक नजर डालना चाहते हैं उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का मुकदमा चलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल टीम अन्ना के सबसे कंट्रोवर्शियल मेंबर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है। अरविंद केजरीवाल 12 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाद में इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व सौंप दिया और खुद बैक सीट ले ली। लेकिन अब 25 जुलाई से 15 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि इन्होंने अन्ना हजारे को कठपुतली बना दिया है। अरविंद जी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाल ठाकरे के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने अन्ना हजारे को अपने हाथ की एक कठपुतली बना लिया है। कमर अन्ना की है, लेकिन उस पर धोती आपने बांध दी है। अन्ना जी पिछले 40 साल से आंदोलन किए हुए हैं। गांव का विकास के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। हम तो अभी पिछले 2-3 साल से अन्ना जी के साथ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने लगे हैं। उसके पहले अन्ना जी किसकी कठपुतली थे? अन्ना जी सिंपल हैं, अन्ना जी सीधे हैं, इस बात से यकीन करते हैं। लेकिन अन्ना को कोई कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। 23 जून को अन्ना के गांव से 62 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में अन्ना हजारे और सलमान खुर्शीद की मीटिंग हुई। सीक्रेट मीटिंग थी, आपकी जानकारी है? अन्ना जी के पास सलमान खुर्शीद जी का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के कहने पर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो अन्ना जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुलाकात में कहा कि हम आपकी सारी बातें मानने के लिए मंजूर हैं, बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं। अन्ना जी ने कहा कि जो तीनों बातें 27 अगस्त को रामलीला मैदान में सरकार ने मानी थी, सारी संसद ने मानी थी, जन लोकपाल के अंदर लोकायुक्त भी आना चाहिए, सिटीजन्स चार्टर भी होने चाहिए, सारी ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों बातों को आप लोकपाल बिल में लाइए। सीबीआई को आप लोकपाल बिल में लाइए। राइट टू रिजेक्ट का कानून बनाइए। ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून पास कीजिए। सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि हमें मंजूर है, लेकिन मैं वापस जाता हूँ और वापस जाके सोनिया गांधी जी से और प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और बात करके आपको मैसेज देता हूं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, आप ये बात गोपनीय रखिएगा, किसी को बाहर जाके बताइएगा मत। अभी 1-2 मीटिंग के बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब हम आपकी पूरी टीम को प्रधानमंत्री जी के पास बुलाएंगे और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको अनाउंस करेंगे। सलमान खुर्शीद को लगता था अगर ये बात अरविंद केजरीवाल को पता चल गई तो समझौता नहीं होगा, सपोर्टेज कर देंगे। अन्ना जी ने अगले दिन मुझे बता दी थी। अन्ना जी ने 24 तारीख को बताया था कि वो कुछ बातचीत चल रही है, इतना उन्होंने मुझे बताया था। तो उसके बाद उन्होंने वापस जाके मैसेज भिजवाया अन्ना जी के पास
कि सोनिया गांधी जी से और प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है और वो तैयार हो गए हैं। तब अन्ना जी का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि ये तैयार हो गए, इसका क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने फिर वापस उनको मैसेज भिजवाया। अन्ना जी का माथा ठनका या आपका माथा? नहीं, मेरा माथा नहीं ठनका, अन्ना जी का माथा ठनका। देखिए, सलमान खुर्शीद संदेश लेकर गए। उन्होंने वापस आकर बताया कि सोनिया गांधी से बात हो गई है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात हो गई है, वो इनकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन आप 25 जुलाई से अनशन पर बैठने के अड़े हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा उन्होंने इसमें ये भी उन्होंने कहा कि वो मानने को तैयार हैं, लेकिन उनकी उम्मीद है कि अन्ना जी इन आंदोलनों में हिस्सा ना लें। अन्ना जी ने कहा कि आंदोलन से हम लोगों को कोई शौक थोड़ी है, अगर आप सारी बातें मान लेंगे तो हमें आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि 25 के पहले पहले हम मान लेंगे ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद अन्ना जी ने पूछना चाह रहा हूँ, जब वो सारी मांगे मानने को तैयार हैं तो आप क्यों अड़े हुए हैं 25 जुलाई? अभी बताता हूँ वो। तो उसके बाद अन्ना जी ने उनको वापस कहा कि आप कह रहे हैं आपकी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन आप तो ऑलरेडी एक बहुत ही खराब लोकपाल बिल संसद में ला चुके हैं, तो क्या आप इसको विड्रॉ करके एक नया बिल लाएंगे? अगर नया बिल लाएंगे तो कब तक लाएंगे? उसको लेके आइए, तब हम आपकी बात मानेंगे। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। अभी सोमवार को रात को 10 बजे हमारे दफ्तर के अंदर, उस दिन बाई चांस मैं भी रात को 10 बजे ऑफिस में था, हमारे दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से हैंड डिलीवर करने के लिए एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी के अंदर, वो चिट्ठी एड्रेस्ड थी अन्ना हजारे को। नॉर्मली अन्ना हजारे जी की चिट्ठियां वो उन्हीं को भेजते हैं रालेगान में, लेकिन वो चिट्ठी हमारे दफ्तर में भेजी। उसकी पहली लाइन उन्होंने लिखी हुई थी, नारायण स्वामी जी ने चिट्ठी लिखी थी, अन्ना हजारे जी, आपने जो पिछले कुछ दिनों में सरकार का सहयोग किया, इसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और मैंने आपके सहयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने। हाँ, बड़ी अच्छी बात लिखी। तो इस अगले दिन सुबह इन्होंने बात फैला दी मीडिया के अंदर कि सलमान खुर्शीद जी के साथ अन्ना की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। तो दो चीज़ें चाल खेलना चाहती थी सरकार। एक, जनता के मन में यह भ्रम पैदा करना चाहती थी कि अन्ना हजारे कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, या सरकार के साथ अन्ना की कोई डील हुई है। और दूसरा, टीम के अंदर यह भ्रम पैदा करना चाहती थी कि अन्ना हजारे टीम को बिना बताए कुछ करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे को ये सारा षड्यंत्र समझ में आया, और कल उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आपके षड्यंत्र के अंदर हम नहीं आने वाले हैं। आप हमारी टीम को तोड़ना चाहते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने तो विश्वास करके आपके साथ बातचीत की थी। अन्ना वहाँ पे उनके से कोई मंत्री पद लेने थोड़ी गए थे। अन्ना उनसे कोई घोड़ा गाड़ी बंगला थोड़ी मांगने गए थे। अन्ना इसलिए उनके पास गए थे कि अगर एक बिल बन जाता है, वो बातें मान जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार जो है, न केवल धोखा देती है और षड्यंत्रों के अंदर फंसा के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सरकार तो अन्ना से बात करके रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल टकराव का रास्ता चाहते हैं। देखिए, अन्ना बार बार कहते हैं कि जो जैसा चश्मा पहनता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो जैसे मनमोहन सिंह को इन्होंने कठपुतली बनाया हुआ है, उनको ये लगता है कि बाकी सारे लोग भी एक दूसरे को कठपुतली बनाते हैं। ऐसे होता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कठपुतली है, अन्ना हजारे नहीं है? अन्ना हजारे कठपुतली नहीं है। नारायण स्वामी, जिनका पत्र आप जिक्र कर रहे हैं, उनका बयान मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वो देशद्रोहियों से घिरे हुए हैं। देखिए, अगर इन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है, अगर मनमोहन सिंह जी के, चिदम्बरम जी के, कपिल सिब्बल साहब के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है, तो हम देशद्रोह करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। वायला रवि सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि टीम अन्ना की फंडिंग अमेरिकन ट्रस्ट से होती है और इसीलिए जितने टीम अन्ना में लोग हैं सबको मेगासेसे से अवार्ड मिला है। ये सारे इल्जाम लगा के देख चुके। उन्होंने किरण बेदी पे इल्जाम लगाया, किरण बेदी पे इल्जाम लगाया ये माइक्रोसॉफ्ट का पैसा खा गई, ये इसका पैसा खा गई, उसका पैसा खा गई, और उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। इन्हीं की, चिदम्बरम साहब के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। उस दिल्ली पुलिस ने किरण बेदी जी की सारी जांच कर ली। अभी परसों अखबार में आया था कि दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने वाली है, क्योंकि उनको किरण बेदी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब ये इन्होंने, चिदम्बरम साहब ने मनीष सिसोदिया की एनजीओ की जांच शुरू करा दी है। उनके खिलाफ नोटिस पे नोटिस पिछले 1 महीने से आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री से। अब ये मनीष सिसोदिया की भी जांच करा ले, कहते हैं फॉरेन फंडिंग मिलती है, ये मिलता है, वो उनकी भी जांच चल रही है। हम ये कहते हैं हमारी सबकी जांच करा लो। चिदम्बरम साहब, आपकी जांच कौन कराएगा? आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार 2G का केस है, एयरसेल मैक्सिस का केस है, इतने केसेस की आपकी जांच कौन कराएगा? आपकी भी तो जांच कराओ। आपकी जांच कौन सी एजेंसी इस देश के अंदर करेगी? सारी एजेंसीज आप ही के अंडर में काम करती हैं। ये सब आप काम कर रहे हैं कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर। इसीलिए हमने कहा कि आप हमारी सारी जांच करा लीजिए, सब करा लीजिए। आप अपनी सारी एजेंसीज को हमारे पीछे छोड़ ही रखा है, छोड़ने में कसर नहीं छोड़ी है।
हमारे पीछे सीबीआई लगी हुई है, आईबी लगी। अभी एक रैली में गया था मैं, वहाँ रैली में उन्होंने गांव वालों ने, यहाँ पे दिल्ली के जो गांव हैं, दिल्ली के गांव वालों ने बेचारों ने आलू पूरी का वो रख दिया लंच के लिए। 2000 लोग इकट्ठे हुए थे। आईबी के लोग सब्जी बनाने वाले से जाके पूछे थे इसकी फंडिंग किसने की है। कांग्रेस ने 1680 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए 5 साल के अंदर। वो तो बता रहे हैं इतना, तो 1 नंबर का, 2 नंबर का पता नहीं कांग्रेसियों ने कितना लिया है। भाजपा वालों ने 800 करोड़ रुपए, उसकी किसी को चिंता नहीं है, वो फॉरेन से आया कि कहां से आया उसकी किसी, ये आलू कहीं फॉरेन फंडिंग से तो नहीं आ गया, उसकी जांच करा रहे हैं आईबी वाले। आईबी को इसलिए बनाया था हम लोगों ने। आप आईबी छोड़ दो हमारे पीछे, आप सबूत तो दो। कहते हैं फॉरेन फंडिंग से चल रहा है, हमें भी तो बताओ कहां से आ गई है फॉरेन फंडिंग। सबूत तो आपको भी देना पड़ेगा ना, आप भी तो ऐसे हमने तो सबूत दिए। देखिए, आपने कहा कि टीम अन्ना को तोड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। किसने खर्च किए, कहां खर्च किए? तो हमने, हमारे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया था। इन 15 मंत्रियों के खिलाफ हम लोगों ने ठोस सबूत दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला विलासराव देशमुख के खिलाफ that the conscience of this court has been shaken by the conduct of this minister। इस मंत्री के कंडक्ट से इस कोर्ट की आत्मा हिल गई है, इस सरकार की आत्मा नहीं हिलती। अरविंद जी, सरकार देखिए सरकार की शिकायत है कि आप इल्जाम तो लगा रहे हैं सरकार पर। आपने सीएजी का नाम लिया, आपने मंत्रियों के नाम लिए, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सबके पर आपने 15 मंत्रियों के नाम लिए, लेकिन कहना यह है कि इन आरोपों को सब्सटेंशिएट आप नहीं कर पाए, कोई प्रूफ नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कम प्रूफ है। तो मैं जरा एक ब्रेक के लिए रुक जाता हूं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इन सारे इल्जाम की जो आपने सरकार पर लगाए हैं, मंत्रियों पर लगाए हैं, और क्या आप उनको सब्सटेंशिएट कर पाएंगे या नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल पर जनता के मुकदमे का एक और जिनको लगता है प्रधानमंत्री जी बेईमान है, हाथ खड़ा करें। मैं नहीं कह रहा, इस देश की जनता कह रही है। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि आपके सामने ये लोग मेरे से डरते हैं, आपसे डरते हैं ये।